स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ लैप्स। देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था अंग्रेजों की प्रशासनिक नीति से संबंधित दो नीतियों को। एक था रिंग फेंस की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी, और सब दूसरा था सहायक नीति, सब्सिडियरी अलायंस वाले। तो इन दोनों को हमने पढ़ लिया था। आज तीसरा पढ़ेंगे, व्यक्तिगत का सिद्धांत। यह किसके द्वारा लाया गया, ये पूछता है बहुत सारे एग्जाम्स में। ये पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लाया था। तो वो लाया था लॉर्ड डलहौजी। किसने लाया था? डलहौजी भाई साहब लाए थे। डलहौजी, बस इससे आप लोग याद कर सकते हैं। ये आए थे 1848 में और 1856 में भाई साहब चले गए यहां से। और इनकी नीतियों की वजह से दूसरे जो है उन्हें भुगतना पड़ा। तो ऐसी क्या नीति थी भाई इनकी कि अगलों को भुगतना पड़ा? तो देखिए, इनका ये था कि देखिए, रहे कितने साल? 8 साल। और 8 सालों में 8 बड़े बड़े राज्यों को हड़प लिए। इसलिए इनको कहा था राज्य हड़प की नीति की पॉलिसी कौन लाया था? डलहौजी। कैसे हड़पे, उसका कुछ तो कारण होगा। दलील इन्होंने क्या दिया, जरा इनकी दलील सुनिए। इन्होंने कहा कि आप लोग जो शासन चला रहे हैं ना, ये बहुत पुराने ढर्रे पे चला रहे हैं। इससे प्रशासनिक कुशलता नहीं आ पा रही है। और हम जो कि जाने जाते हैं प्रशासनिक कुशलता के लिए, तो यहाँ का शासन हम करेंगे। मतलब जबरन कुछ भी ऐ वहीं जो कहा जाता है ना, ऐ वहीं ही ले लिया इसने राज्यों को। और क्या पॉलिसी अपनाई? देखा कि जहां पर उत्तराधिकारी किसी राजा का अगर नहीं है, मान लीजिए उसका लड़का नहीं है, लड़का ही उत्तराधिकारी होता था। यदि लड़का नहीं है तो कहता था कि चूंकि आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए यहां का शासन अंग्रेजी शासन के अंदर आ जाएगा। अब इनका विरोध करे कौन? किसके अंदर इतनी हिम्मत है? क्योंकि ये कब आ रहा है? 1848 में। तब तक अंग्रेजों ने अधिकतर क्षेत्रों को अपने पास मिला लिया था, अपने शासन के अधीन कर लिया था। कंपनी ने अपने शासन के अधीन कर लिया था। अब इस समय क्या किया इसने? 8 सालों में अलग अलग क्षेत्रों को क्या किया? विजिट किया। विजिट का क्या ही करना था, मिलाना ही था। भेजा और थोड़ा बहुत जो युद्ध हुए उस युद्धों को टैकल किए सब, और अपने जीत गए सब, क्योंकि उनकी सेना तो वैसे ही बहुत बड़ी थी, बहुत लोगों को हरा चुके थे। सहायक संधि से ऑलरेडी इनके पास बहुत बड़ी सेना बन चुकी थी, बहुत ज्यादा बड़ा क्षेत्र इनके पास आ गया था। इसी में हम लोग देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई की कहानी भी, कि उनके राज्य को इसने कैसे हड़पा। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई जी जो हैं, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, बनारस में। मणिकर्णिका नाम था, बचपन में लोग मनु मनु बुलाते थे। और इनकी शादी हुई गंगाधर राव जी से। किसकी शादी हुई? झांसी की रानी की का क्या नाम था? झांसी की रानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। बचपन का क्या नाम था? मणिकर्णिका। एक मूवी आई थी ना कंगना रनावत जी की, मणिकर्णिका। मनु मनु लोग बुलाते थे। कब जन्म हुआ था? 1828 में इनका जन्म हुआ था। क्योंकि बहुत मशहूर हस्ती है और बनारस में ही पैदा हुई थी। मोदी जी का क्षेत्र है, क्या पता कभी पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। लेकिन इनकी शादी कहां पर हुई? झांसी के राजा से। उनका नाम क्या था? शादी किससे हुई? दामोदर राव जी, गंगाधर राव जी। इनके इनके पति का नाम क्या था? गंगाधर राव जी, गंगाधर राव। तो मणिकर्णिका की शादी किससे हुई? गंगाधर राव जी से। अब गंगाधर राव जी का उम्र थोड़ा ज्यादा था, काफी ज्यादा था। कुछ वर्षों में ही मर गए। लेकिन मरने से पहले चूंकि इनका कोई जैविक पुत्र नहीं था, तो इन लोगों ने एक पुत्र को गोद लिया। इन दोनों ने मिलकर एक पुत्र को गोद लिया, जिनका नाम था दामोदर राव। दामोदर राव। इनको इन्होंने क्या किया? गोद लिया और कहा कि यह हमारा दत्तक पुत्र है, यह हमारा उत्तराधिकारी है। क्योंकि उस समय जो डलहौजी था, इसने एक पत्र जारी कर दिया कि भाई ऐसे राज्य जिनका कोई भी राजा का अगर कोई जैविक पुत्र नहीं है, तो वह क्षेत्र हम खुद अपने अंग्रेजी शासन के अधीन कर लेंगे। तो इन्होंने लेटर भेजा
कि नहीं, हमारा पुत्र तो नहीं था लेकिन हमने गोद ले लिया है। और झांसी की रानी ने कहा कि ऐसा है कि आप हमारे झांसी को नहीं मिला सकते, क्योंकि हमारा एक पुत्र है, दत्तक पुत्र है, और वह यहाँ का राजा होगा, लेकिन वह हमारे देखरेख में क्या करेगा, शासन करेगा। बहुत बहादुर थी, बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, हर एक चीजों में ये पारंगत थी। होते हैं ना कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा साहसी, वैसी महिला थी ये। तो इन्होंने कहा कि शासन सारा मैं चला लूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डलहौजी ने कहा कि नहीं, मुझे तो हमने जो नियम बना दिया वही रहेगा। अगर आपका जैविक पुत्र नहीं है, आप दोनों से बायोलॉजिकल अगर अगर बच्चा नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, यह राज्य हमारे अंदर होगा, हम इसको ले लेंगे। अब रानी झांसी कहाँ गई, बगल में आप लोग जब झांसी जाएंगे तो उससे कुछ ही दूरी पे है ग्वालियर। ग्वालियर गई, वहां पर थे जीवाजी राव सिंधिया, ठीक है ना। वहां पे एक यूनिवर्सिटी भी है इनके नाम से, जीवाजी राव के। तो ये वहां पे क्या थे, वहां के राजा थे, इनसे हेल्प मांगी। जीवाजी राव जी ने कहा कि देखिए, अभी हमारी सेना इतनी बड़ी नहीं है कि हम अंग्रेजों का मुकाबला कर सके। प्रैक्टिकल थे, जानते थे कि लड़ेंगे तो हारेंगे, मारे भी जाएंगे। तो रानी की मतलब झांसी की रानी जी ने उनको बहुत क्या किया, लक्ष्मीबाई जी ने उनको बहुत समझाया कि हम लोग यदि लोहा नहीं लेंगे तो फिर इनकी तो ऐसे ही पॉलिसी है, ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्रों को ये लोग जीत चुके हैं, और हम जैसे क्षेत्रों को भी ये लोग ले लेंगे, हमारे इतने बड़े बड़े क्षेत्रों को भी अगर ये लोग ले लेंगे तो फिर बचेगा ही क्या हिंदुस्तान में। इन्होंने खूब समझाया लेकिन वो माने नहीं, इनको भगा दिया मार के। झांसी की रानी ने इनको हटा दिया वहां से। ग्वालियर के कुछ सैनिक, झांसी के कुछ सैनिक, इन लोगों ने मिलकर और ह्यूरोज से सामना किया। ह्यूरोज अंग्रेजी सेना का कमांडर। और लड़ते लड़ते, हालांकि बीच में ही 1853 में ही इन लोगों ने क्या किया, झांसी को मिला लिया था। कहे, अब इन्होंने कहा था कि मैं मरते दम तक अपने झांसी को नहीं दूंगी। लेकिन फाइनली क्या हुआ, इनकी सेना उतनी बड़ी नहीं थी और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई, और अपने साथ इतनी बड़ी, अपने जाने के बाद इतनी बड़ी शौर्य गाथा छोड़कर चली गई। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो पंक्ति है, जो शायद ही कोई होगा भारत का बच्चा जो नहीं जानता होगा, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, ये कहा जाता है। आज भी कई जगह पे बच्चे इन सब का प्ले भी करते हैं, गाते भी हैं, और मतलब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वो पहनकर, वैसा छोटे छोटे बच्चे ऐसे पहनकर जाते भी हैं। इन्हीं के बारे में कहा जाता है, अंग्रेज कहते थे शी वॉज द मोस्ट डेंजरस एमॉन्ग्स ऑल द लीडर्स। उस समय के जितने भी लीडर्स थे उनमें से सबसे ज्यादा डेंजरस थी ये, जितने भी रेवेलियन लीडर थे, है ना, जो विद्रोही नेता थे, उनमें सबसे ज्यादा कोई डेंजरस था तो झांसी की रानी थी। सोचिए, 30 वर्ष की अवस्था में ये चल बसी। 1858 में वो भी युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में लड़ते हुए मारी गई। सारा पोशाक पहनती थी मर्दों की, और उस तरह से पहनकर लड़ते लड़ते ये मारी गई। अब पहले ही मिला लिया गया था इनका राज्य, तो इसकी नीति तो बस ये थी कि ऐसे कोई भी राज्य ना बच पाए जो उसमें भारत में जो उनके शासन के अधीन ना हो। वही बचते थे जो फ्रेंडली स्टेट इनके थे, मतलब जिनसे इनकी खूब चलती थी, वो खूब पैसा दे रहे हैं, चुप हैं, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो तुम बचे हुए हो, बस इतना ही है। उसके अलावा जो भी उनके खिलाफ कुछ भी हथियार उठाना चाहा, उनको अंग्रेजों ने नेस्तनाबूद कर दिया। वो बस इतिहास के पन्नों तक सिमट कर रह गए। ठीक, इसी में उन लोगों ने किस किस को क्या किया, व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत मिलाया, जरा उसको देख लीजिए। ये एग्जाम में पूछा जाता है, विशेष करके पीसीएस वगैरह एग्जाम में तो कई बार पूछा गया है, मतलब पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा। तो जरा देखिए कौन कौन सा था। सतारा, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। 48, 49, 50,
52, 53, 1954, ओ सॉरी 18, ये सब 18 है। 1852, 1853, 1854, 1854, इसके बारे में पूछा जाता है भाई। देखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। किसी भी बड़े एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है, ये सब दे दिया जाता है और मिलाया जाता है कि या तो ये दिया जाता है कि इनको क्रम में लगाइए, इनको असेंडिंग ऑर्डर में बताइए कि कब किसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों ने अपने कंपनी में मिला लिया, अपने इस क्षेत्र को मिला लिया। तो ये पूछा जाता है और ये हर बार शायद पीसीएस में तो पूछ ही लिया जाता है, हर 1-2 साल में ये पूछ ही लिया जाता है। तो ध्यान से इसको देखिएगा, ये याद कर लीजिएगा। सतारा, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, यूज और नागपुर। ठीक, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, SSBUJN। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं, SSBUJN। ठीक, और ये 48 से चालू करिए, 48, 49, 50, 2 साल का, 1 साल का गैप है, फिर 52, 53, 54 याद हो जाएगा। और यहीं से पूछा जाता है क्वेश्चन, एक तो आपका नंबर, एक तो परफेक्ट हो जाएगा यहां से। तो इस तरह से जब डलहौजी था तो उसने क्या किया, इतने दिनों तक में ये सारी चीजें भारत की जो जितने बड़े बड़े राज्य थे अपने कंपनी के शासन के अंतर्गत ला दिया। अब पहले ही मराठाओं को जीत लिया था, हैदराबाद को मिला लिया था, अवध को मिला लिया था, इन सब सारे क्षेत्रों को पहले ही मिला लिया था। 1856 में फिर आकर अवध को तो पूरी तरीके से मिला लिया, कहा कि नहीं, अब तो तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम वहां पे हुकूमत कर सको, पूरा अवध मिला लिया। यह सब कारण बने 1857 की क्रांति के, क्योंकि उनकी जो भी पॉलिसी थी उससे लोगों पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा था वो गलत पड़ रहा था। जैसे मान लीजिए सरकार यदि कोई पॉलिसी ला दे, उससे आम जनता को थोड़ी दिक्कत होने लगे। हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत अभी समझ में आए, कुछ लोगों को बाद में समझ में आए, लेकिन जब धीरे धीरे वो ब्रॉडर एरिया में वो सब चीजें जब पहुंच जाती हैं और लोगों को लगने लगता है यार ये तो वाकई में बहुत दिक्कत वाली बात है, तो सब लोगों का गुस्सा निकल जाता है। जैसे नेपाल, क्या हुआ, नेपाल में जो जेनजी ने क्या किया, लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा। वहां के नेताओं को क्यों पीटा? तो ऐसा नहीं था कि ओवरनाइट सारी चीजें हुई, मतलब अचानक ही सारी चीजें हो गई, ऐसा तो था नहीं। लोगों का गुस्सा बहुत दिनों से चलते आ रहा था, संचित हो रहा था। अचानक उनका गुबार फूट गया और वहां के नेता को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। ऐसे ही किसी हुकूमत के खिलाफ अचानक ही विद्रोह नहीं हो जाता है, उसकी नीतियों की वजह से होता है। जैसे जंगल को लेकर कुछ ऐसे कानून बना दिए, कुछ नरबली को लेकर ऐसे कानून बना दिए जिससे जनजाति विद्रोह होने लगे। किसानों को लेकर उनकी दयनीय स्थिति इतनी ज्यादा हो गई, इससे किसानों ने विद्रोह किया, नील विद्रोह, पाबना विद्रोह, इन सब विद्रोहों को आगे हम लोग जब किसान विद्रोह पढ़ेंगे तो उसमें देख लेंगे। ठीक, ऐसे ही ये जो जनजाति विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ऐसे बहुत सारे विद्रोह हुए, है ना, उनको देखा जाएगा। तो अब शिक्षा पॉलिसी जो उनकी थी उससे, जैसे मान लीजिए 1834 में आया मैकॉले, उसके बाद से जो 1835 से जो शिक्षा लागू की गई है ना, इंग्लिसिस्ट द्वारा, आंग्लवादियों द्वारा, उसका प्रभाव पड़ा, थोड़ा बहुत गलत भी पड़ा और सही भी पड़ा। सही ये हो गया कि कुछ मध्यम वर्गीय लोग क्या हुए, मध्यम वर्गीय शिक्षित लोगों का विकास हुआ, उन्होंने इनकी शोषण की नीतियों को पहचाना और इनके खिलाफ लोगों को जन जन तक पहुंचा दिया कि भाई ये तुम्हारा हमारा शोषण कर रहे हैं। अब इन सब चीजों का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है लोगों के मन मस्तिष्क पे, और फिर तब जाकर 1857 की क्रांति होती है। तो फिलहाल तो हम लोग 2-3 क्लासेस में हम लोग यही देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये हो गया, अब देखेंगे कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन उस समय क्यों हुए, राजा राम मोहन राय को पढ़ेंगे, आर्य समाज को पढ़ेंगे, है ना, यंग बंगाल आंदोलन को पढ़ेंगे, अलग अलग चीजों को थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते हुए चलेंगे, है ना। फिर 1857 की क्रांति पे आएंगे कि उस समय जैसे क्या क्या सैनिक विद्रोह किस तरह से हो, उसको किन किन लोगों ने क्या क्या कहा, तो इस तरह से हम लोग देखते हुए इसको खत्म करेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में यदि कोई पूछे तो यही था कि ये डलहौजी के द्वारा लाया गया था, यही पूछता है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और क्या पूछता है कि कब कब किस किस को अंग्रेजों ने अपने कंपनी के अधीन मिला लिया। तो यह है ऐसे देकर
इसको एक दो बार यदि आप लोग लिखेंगे तो याद हो जाएगा, इसमें बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। और एक चीज और भी समझिए, हिस्ट्री में कई बार डेट्स ना, कुछ ही चीजों के ऐसे डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ये कभी नहीं पूछेगा कि मैकॉले कब आया, 1834 में आया, है ना, ये नहीं पूछेगा। ये मैं बता रहा हूँ, उस समय कि 1813 में उस समय शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्च करने की बात कही गई थी, और लगभग 20-23 साल ऐसे 10-15 साल निकल गए और उन लोगों ने खर्च ही नहीं किया। फिर मैकॉले आया, फिर ये तय हुआ कि शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दी जाएगी। तब क्या, तब खर्च हुआ ना, तब उससे अंग्रेज वो पढ़ाया जाने लगा। तो वो सब चीजें नहीं पूछाती, पूछा क्या जाता है, जैसे मान लीजिए बक्सर का युद्ध है, उस युद्ध ने अंग्रेजों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि उनको जैसे अजेयता की एक तरह से थप्पा लग गया कि वो जल्दी हारेंगे ही नहीं। तो वो पूछा जाता है, उसने बहुत सारी चीजों को बदल के रख दिया। इस समय डलहौजी के शासनकाल में 8 वर्षों में ही 8 बड़े-बड़े जगहों को उसने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। तो ये सब चीजें पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है ना। तो इनको जरा ध्यान में रखते हुए आप लोग चलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।